हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुभाष स्टडी सेंटर। क्लास 10th के जितने भी मेरे प्यारे बच्चे 11 मार्च 2025 को सामाजिक विज्ञान विषय का पेपर देने वाले हैं, आज के इस वीडियो में मैं लेकर के आ चुका हूं आप सभी मेरे प्यारे बच्चों के लिए सामाजिक विज्ञान विषय का एक और वायरल मॉडल पेपर। मेरे प्यारे बच्चों, इस वायरल मॉडल पेपर के सभी प्रश्नों का उत्तर मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक एक प्रश्न का उत्तर मैं आपको बताने वाला हूँ आज के इस वीडियो में। जो प्रश्न आते हैं 4 नंबर के और जो प्रश्न आते हैं 6 नंबर के, सभी प्रश्नों का उत्तर आप इस वीडियो में कंप्लीट देख पाओगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, यदि आप 2025 बोर्ड एग्जाम यानी कि 11 मार्च 2025 बोर्ड में सामाजिक विज्ञान विषय के पेपर में 70 में 70 का टारगेट लेकर चल रहे हैं, तो आज के इस वायरल मॉडल पेपर को भी अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि इस मॉडल पेपर में सिर्फ उन्हीं प्रश्नों को शामिल किया गया है जो 2025 बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल छपने वाले हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको क्या करना है, अपना अनुक्रमांक यानी रोल नंबर लिखना है। यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना होगा। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप देखेंगे 3 घंटे 15 मिनट का समय आपको बोर्ड एग्जाम में मिलेगा। पेपर का पूर्णांक रहेगा 70 अंकों का, और जब आप 70 में 70 का टारगेट लेकर चलोगे तो आप 65 प्लस तो बहुत आसानी से ला सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने 70 में 70 लाने की ठान ली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस महा मैराथन अर्थात बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वायरल मॉडल पेपर को। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, नोट यहाँ पर ध्यान दें आप लोग। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। मेरे प्यारे बच्चों, सामान्य निर्देश भी आपको पढ़ना होगा, क्योंकि इन्हीं के अनुसार आपको कार्य करना है। सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। इस प्रश्न पत्र के 2 खंड आ तथा खंड बा हैं। खंड आ में 1 अंक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, जिनके उत्तर ओएमआर उत्तर पत्रक पर देने हैं। खंड आ में क्या होगा, 20 अंक के जो होंगे बहुविकल्पीय प्रश्न, और इन प्रश्नों का आंसर आपको कुछ इस तरह की ओएमआर सीट में भरना होगा। यहाँ पर प्रश्न संख्या 1 से प्रश्न संख्या 20 तक के प्रश्नों का उत्तर आपको खंड आ के जो प्रश्न आएंगे ओएमआर सीट में भरना होगा। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप देखेंगे अगला है खंड आ के प्रत्येक प्रश्न का निर्देश पढ़कर केवल प्रदत्त ओएमआर उत्तर पत्रक पर ही उत्तर देना है। ओएमआर उत्तर पत्रक पर उत्तर देने के पश्चात उसे नहीं काटें तथा इरेजर अथवा व्हाइटनर का प्रयोग भी ना करें। मेरे प्यारे बच्चों, मान लीजिए यहाँ पर आप दूसरे प्रश्न का ऑप्शन सही कौन सा है, यहाँ पर सही ऑप्शन है यहाँ पर सी वाला। गलती से आपने डी वाला गोला काला कर दिया, तो अब ना तो आप इसे इस तरह से काट सकते हैं, ना ही इसमें इरेजर का प्रयोग करना है और ना ही इसमें व्हाइटनर लगाना है। कुछ नहीं करना, क्योंकि स्पष्ट मना किया गया है यहाँ पर। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आगे आप देखेंगे अगला है निर्देश। खंड आ के प्रत्येक प्रश्न का उत्तर पढ़ना है और प्रत्येक प्रश्न का निर्देश पढ़ना है और उसी के अनुसार ओएमआर सीट में गोला काला करना है। प्रश्न के अंक उसके सम्मुख अंकित हैं। कौन सा प्रश्न 1 नंबर का है, कौन सा प्रश्न 4 नंबर का है या 6 नंबर का है, इस तरह का विवरण भी दिया गया है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, खंड बा में जो 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न हैं, इस खंड में वर्णनात्मक फर्स्ट टाइप के प्रश्न आएंगे। यानी खंड बा में 50 अंक के जो वर्णनात्मक प्रश्न हैं, इसके अंतर्गत वर्णनात्मक फर्स्ट टाइप के प्रश्न देखने को मिलेंगे और वर्णनात्मक सेकंड यानी दूसरे प्रकार के प्रश्न देखने को मिलेंगे, और मानचित्र से भी संबंधित 2 प्रश्न हैं। यानी कुल 50 अंक का है खंड बा, जिसमें 3 तरह के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। चलिए मैं आपको सारी चीजें क्लियर करा दूंगा।
यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दें, खंड बा में सभी प्रश्नों के उत्तर एक साथ ही करना है। आप सभी को प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिएगा तथा अंतिम प्रश्न तक करते जाइएगा। जो प्रश्न आपको नहीं पता है यानी जिसका उत्तर आपको नहीं आता है, उस पर समय नष्ट ना कीजिएगा। मेरे प्यारे बच्चों, दिए गए मानचित्रों को उत्तर पुस्तिका के साथ मजबूती से संलग्न करना आवश्यक है। दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए मानचित्र कार्य के स्थान पर अलग से प्रश्न संख्या 9A और 9B लिखने के लिए दिए गए हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग इस वायरल मॉडल पेपर को बिल्कुल अच्छे से तैयार कर लो। चलिए यहाँ पर खंड आ के बहुविकल्पी प्रश्न जो लगातार बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते रहे हैं जब से बोर्ड परीक्षा OMR सीट बेस्ड हुई है। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान दें, निर्देश दिया गया है, दिए गए प्रश्नों के प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प चुनकर OMR उत्तर पत्रक पर चिन्हित करना है। पहला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है यहाँ पर, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? ये सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट हैं आपकी बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए। इन सभी प्रश्नों का आंसर आपको तैयार कर लेना है। तो फ्रांस की क्रांति मेरे प्यारे बच्चों कब हुई थी? सन 1789 ईस्वी में। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है? बी वाला ऑप्शन सही है। एक प्रश्न आप लोग याद कर लेना एक और, फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा कब हुई? फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा कब हुई? तो इसका उत्तर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? सन 1700, यहाँ पर 1800 क्या हो जाएगा? 48 ईस्वी। 1848 ईस्वी में फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा हुई थी और फ्रांस की क्रांति हुई थी सन 1789 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी? यह प्रश्न इस तरह से भी आ सकता है कि जर्मनी के एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है? तो जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी मेरे प्यारे बच्चों? यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका का निर्वाह किया था ऑटो वान बिस्मार्क ने। यहाँ पर डी वाला ऑप्शन सही होगा। मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न यहाँ पर है, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन हैं? यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? महात्मा गांधी। बी वाला ऑप्शन सही होगा। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक हैं महात्मा गांधी जी। चलिए अगला प्रश्न है, आर्थिक महामंदी का प्रारंभ कब से हुआ? तो विश्व में जो आर्थिक महामंदी आई थी इसका प्रारंभ कब से हुआ था? इसका राइट आंसर है सन 1929 ईस्वी में आर्थिक महामंदी का प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न है, 1929 में आर्थिक महामंदी का मुख्य कारण क्या था? जो 1929 ईस्वी में आर्थिक महामंदी आई थी इसका मुख्य कारण क्या था? किस लिए आई थी? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कृषि क्षेत्र में अधिक उत्पादन के कारण जो है 1929 ईस्वी में आर्थिक महामंदी आई थी। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है, कपास की खेती के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त होती है? तो इसको आप इस ट्रिक से याद कर लेना, का से क्या होता है? कपास, क्योंकि कपास में पहला अक्षर क्या है? का है, और का से काली मृदा या काली मिट्टी। यहाँ पर एक ट्रिक के द्वारा आप याद कर सकते हैं, क्योंकि काली मृदा में काली में पहला अक्षर क्या है? का है। तो यहाँ पर का से क्या हो गया? कपास की खेती के लिए का से काली मृदा क्या होती है? उपयुक्त मानी जाती है। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है, श्वेत क्रांति संबंधित है। तो श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? श्वेत क्रांति मेरे प्यारे बच्चों संबंधित है दुग्ध उत्पादन से। पहला वाला ऑप्शन क्या होगा? राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है, मत्स्य उत्पादन से या मोटा अनाज उत्पादन से, इनमें से कोई विकल्प नहीं सही है। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है?
इनमें से कौन सा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? मेरे प्यारे बच्चों, एक चीज आप लोग को ध्यान रखना है कि ऊर्जा के परंपरागत स्रोत वह स्रोत होते हैं जो एक बार प्रयोग करने के बाद क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। एक बार यदि हमने इन स्रोतों का प्रयोग कर लिया तो ये क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? कोयला जो है यह ऊर्जा का क्या है? परंपरागत स्रोत है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज आधारभूत है? तो इनमें से कौन सा खनिज है जो आधारभूत होता है? यहाँ पर राइट आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों लौह अयस्क, जो कि यहाँ पर मिसप्रिंट हुआ है, विकल्प में नहीं है। फिर भी मैं आपको यहाँ पर क्लियर करा देना चाहता हूँ कि लौह अयस्क क्या है? आधारभूत खनिज है। यहाँ पर ये वाला ऑप्शन सही होगा। बाकी यहाँ थोड़ा एक मिसप्रिंट हो गया है, आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज आधारभूत है? इसका आंसर मैंने आपको बता दिया। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है? कौन सा उद्योग है जो चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है? इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? सीमेंट। यहाँ पर आप लोग ध्यान दें, इस प्रश्न का उत्तर होगा सीमेंट, क्योंकि सीमेंट से क्या बनता है? यहाँ पर आप लोग ध्यान दें, सीमेंट से क्या बनता है? सॉरी, चूना पत्थर से क्या बनता है? सीमेंट बनता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तांबा का मुख्य उत्पादक है? तो इनमें से कौन सा राज्य है जो तांबा का मुख्य उत्पादक राज्य है? मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान दें, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश। यहाँ पर पहला ही ऑप्शन क्या होगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, श्रीलंका में निम्नलिखित में से कौन सा समूह अल्पसंख्यक है? तो इनमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों एक प्रश्न आता है कि श्रीलंका में कौन सा समूह बहुसंख्यक है? तो उत्तर होता है सिंघली वंश के लोग जो हैं, वर्ग के लोग जो हैं ज्यादा यानी अधिक मात्रा है, और अल्पसंख्यक यहाँ पर यानी कम मात्रा के लोग कौन हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? इसका मेरे प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर तमिल। पहला ही विकल्प सही है। चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसको प्राप्त हैं? तो मेरे प्यारे बच्चों, भारतीय संघ में अवशिष्ट शक्तियां संघ को प्राप्त हैं। यहाँ पर पहला ही, यहाँ पर दूसरा ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपकी बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए। प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो आप सभी जानते हैं कि हमारे भारत में सबसे अधिक कौन सी भाषा बोली जाती है? यहाँ पर सी वाला ऑप्शन सही होगा, हिंदी भाषा। चलिए अगला प्रश्न है, किसी देश का विकास आधारित होता है? तो इनमें से किस पर किसी देश का विकास आधारित होता है? प्रति व्यक्ति आय स्तर पर या आय पर, औसत साक्षरता स्तर पर, लोगों की स्वास्थ्य स्थिति पर, या इनमें से सभी? मेरे प्यारे बच्चों राइट आंसर क्या हो जाएगा? किसी देश का विकास आधारित होता है प्रति व्यक्ति आय पर, औसत साक्षरता स्तर पर और लोगों की स्वास्थ्य स्थिति पर। यहाँ पर राइट आंसर होगा डी वाला ऑप्शन, इनमें से सभी। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको सेवा क्षेत्रक भी कहते हैं? मेरे प्यारे बच्चों इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी वाला ऑप्शन, जिसे क्या कहते हैं? तृतीयक क्षेत्र, और इसको क्या कहते हैं? सेवा क्षेत्रक भी कहते हैं। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों कह रहा है, निम्नलिखित में से किस वर्ष बांग्लादेश ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई? तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर राइट आंसर होगा सी वाला ऑप्शन, सन 1970 ईस्वी में बांग्लादेश ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है, भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत कब हुई? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा?
भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत वर्ष 1991 ईस्वी में हुई थी। यहाँ पर आप लोग ध्यान दें, ए वाला ऑप्शन सही होगा। वर्ष 1991 ईस्वी में भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है, राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर क्या होगा? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। आप लोग ध्यान दें, राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों कि राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 24 दिसंबर को। अगला प्रश्न है, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन किस नगर में आयोजित किया गया था? इसका राइट आंसर होगा सी वाला ऑप्शन, रियो डी जेनेरियो में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन आयोजित किया गया था। अगला यहाँ पर प्रश्न आप देखेंगे खंड बा में, और इसके अंतर्गत जो वर्णनात्मक फर्स्ट टाइप के प्रश्न हैं, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको लिखना होगा लगभग 80 शब्दों में, और प्रत्येक प्रश्न आएगा कितने नंबर का? 4 नंबर का। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न यहाँ पर आप लोग ध्यान दें, जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया के बारे में एक संक्षिप्त लेख लिखिए। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? जर्मनी के एकीकरण में संक्षिप्त लेख किस तरह से आपको लिखना है? प्रश्नोत्तर संख्या यहाँ पर 1 का उत्तर क्या होगा? राष्ट्रवादी भावनाएं मध्यम वर्गीय जर्मन लोगों में काफी व्याप्त थीं। उन्होंने 1848 में जर्मन महासंघ के विभिन्न इलाकों को जोड़कर एक निर्वाचित संसद द्वारा शासित राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास किया था, मगर इस पहल को राजशाही और फौज की ताकत ने मिलकर दबा दिया। उनका प्रशा के बड़े भूस्वामियों ने भी समर्थन किया। उसके बाद प्रशा ने राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व संभाल लिया। उसका मुख्यमंत्री था ऑटो वान बिस्मार्क, जो कि इस प्रक्रिया का जनक था। इसलिए प्रश्न आता है बहुविकल्पी में कि ऑटो वान बिस्मार्क जो है, यानी किसको जर्मनी के एकीकरण का श्रेय दिया जाता है, या जर्मनी के एकीकरण का श्रेय किसको है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा जो बहुविकल्पी में प्रश्न आएगा? ऑटो वान बिस्मार्क को। अगला यहाँ पर आगे आप देखेंगे, जिसने प्रशा की सेना और नौकरशाही की मदद ली। 7 वर्ष के दौरान ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस से 3 युद्धों में प्रशा की जीत हुई। जनवरी 1871 में वर्साय में हुए एक समारोह में प्रशा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया, और इस तरह 1871 में जर्मनी का एकीकरण हुआ। मेरे प्यारे बच्चों, ये हो गया इस प्रश्न का उत्तर। चलिए यहाँ पर अथवा में प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के प्रमुख कारणों का उल्लेख कीजिए। तो एक एक प्रश्न को मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा। वैसे तो आपको किसी एक प्रश्न का ही उत्तर करना है, लेकिन ये सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं आपकी बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए, इसलिए एक एक प्रश्न का उत्तर आप यहाँ पर समझते चलेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन के प्रमुख कारणों का उल्लेख कीजिए। तो 1 अथवा, प्रश्नोत्तर संख्या 1 अथवा, यहाँ पर इसका उत्तर क्या होगा? भारत छोड़ो आंदोलन के 3 कारण निम्नवत हैं। पहला, इस आंदोलन का तात्कालिक कारण क्रिप्स मिशन के बिना किसी अंतिम निर्णय पर पहुंचे ही समाप्त हो जाना था, पहला कारण था। दूसरा कारण था, द्वितीय विश्व युद्ध में भारत का ब्रिटिश सरकार को बिना शर्त समर्थन करने की मंशा को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा सही से ना समझा जाना था। द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था की स्थिति काफी खराब हो गई थी। अब यहाँ पर तीसरा कारण क्या था? ब्रिटिश सरकार विरोधी भावना तथा पूर्ण स्वतंत्रता की मांग ने भारतीय जनता के बीच लोकप्रियता हासिल कर ली थी। वहीं अखिल भारतीय किसान सभा
फॉरवर्ड ब्लॉक आदि जैसे कांग्रेस से संबद्ध विभिन्न निकायों के नेतृत्व में 2 दशक से चल रहे जन आंदोलनों ने इस आंदोलन के लिए पृष्ठभूमि निर्मित कर दी थी। मेरे प्यारे बच्चों, ये 3 कारण थे भारत छोड़ो आंदोलन के। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है यहाँ पर, गठबंधन सरकार से आप क्या समझते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए। तो गठबंधन सरकार से आप क्या समझते हैं, इसका उत्तर क्या होगा? प्रश्नोत्तर संख्या 2। आप लोग प्रश्न का आंसर समझिएगा, आपको रटना नहीं पड़ेगा। गठबंधन सरकार का गठन 2 या 2 से अधिक दल मिलकर करते हैं। गठबंधन सरकार के प्रमुख लक्षण या विशेषताएं निम्न प्रकार हैं। पहला, गठबंधन सरकार में कम से कम 2 दल भागीदार होते हैं। गठबंधन सरकार में कितने दल होते हैं? कम से कम 2 दल जरूर होंगे, तभी तो गठबंधन होगा। दूसरा, भागीदार दल गठबंधन की राजनीति को कुछ प्राप्त करने के लिए अपनाते हैं। तीसरा, गठबंधन एक अस्थायी प्रबंध होता है, हमेशा के लिए गठबंधन नहीं होता, एक अस्थायी यानी कुछ समय के लिए गठबंधन होता है। अगला, गठबंधन का प्रत्येक प्रमुख भागीदार दल अपनी राजनीतिक शक्ति में वृद्धि कर अकेले ही सत्ता प्राप्त करने की इच्छा रखता है। और यहाँ पर आप देखेंगे अगला, गठबंधन सरकार का गठन समझौते के आधार पर होता है। इसमें सिद्धांतवादी राजनीति के लिए कोई स्थान नहीं होता है, अर्थात गठबंधन सरकारें यथार्थवाद पर आधारित होती हैं। मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह से आपने देखा प्रश्न संख्या 2 का उत्तर। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप देखेंगे 2 का अथवा प्रश्न जो है ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। भारत में वन्य जीव संरक्षण के उपाय सुझाइए। भारत में वन्य जीवों का संरक्षण किस प्रकार से किया जा सकता है, इसके क्या उपाय हैं? तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का भी आंसर आप लोग अच्छे से समझें। यहाँ पर प्रश्नोत्तर संख्या 2 अथवा, भारत में वन्य जीवन के संरक्षण के उपाय निम्न प्रकार हैं। पहला उपाय, संकटापन्न जातियों का संरक्षण करना। जो संकटापन्न यानी जो संकट के करीब हैं, जो जातियां वन्य जातियां, उनको संरक्षित करना। दूसरा, प्राकृतिक आवासों की सुरक्षा एवं संरक्षण हेतु भूमि और जल की योजना और रख रखाव की व्यवस्था करना। जीन बैंक के लिए विविध किस्मों की खाद्य उपजें, पौधे, लकड़ी और पेड़, पानी के जीव और उनके रिश्तेदारों को भी संरक्षित करना। उपयोगी जीवों की पहचान कर उनकी सुरक्षा और संरक्षण के उपाय करना। अगला, प्रवासी पक्षियों और वन्य जंतुओं के लिए वन्य क्षेत्रों को आरक्षित करना। अगला है मेरे प्यारे बच्चों, लाभकारी जंतुओं के अति उपयोग को रोकना। और अगला है वन्य पौधों और वन्य जंतुओं की अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि करना। अगला है शिकारियों आदि से जंतुओं की रक्षा करना। शिकारी गैंग गैर कानूनी कार्य है, इसको शिकार यहाँ पर होगा, शिकार गैर कानूनी कार्य है, इसको 1972 में वन्य जीवन सुरक्षा नियम बनाकर निषेध किया गया। अगला है उद्यानों और अभयारण्यों का निर्माण करना। और अगला है किस तरह से वन्य जीवों को संरक्षित किया जा सकता है, वन्य जीवन सप्ताह मनाना ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके। मेरे प्यारे बच्चों, अगला है उपाय, संकटापन्न जंतुओं के लिए प्रजनन कार्यशालाओं का निर्माण करना। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह से आप जो है क्या कर सकते हैं, वन्य जीव संरक्षण के उपाय क्या हैं मैंने आपको बता दिए। चलिए अगला प्रश्न है, संसाधन नियोजन की आवश्यकता क्यों है? भारत में संसाधन नियोजन हेतु कोई 4 उपाय सुझाइए। 4 नंबर का प्रश्न है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो मेरे प्यारे बच्चों,
बच्चों इसका उत्तर आप लोग यहाँ पर देखिएगा। प्रश्नोत्तर संख्या 4 का उत्तर आप लोग यहाँ पर प्रश्नोत्तर संख्या 3 का उत्तर आप यहाँ पर देखेंगे। संसाधनों के विवेकहीन और अति उपयोग के कारण संसाधन नियोजन की आवश्यकता पड़ती है। संसाधनों का जो है बहुत ही ज़्यादा उपयोग किया जाने लगा है और इस कारण से इसको जो है नियोजित करने की आवश्यकता पड़ रही है। इस हेतु 2 उपाय निम्नवत हैं। पहला, देश के विभिन्न प्रदेशों में संसाधनों की पहचान और उसकी तालिका तैयार करना। दूसरा, राष्ट्रीय विकास योजनाओं तथा संसाधन विकास योजनाओं के मध्य समन्वय स्थापित करना। तीसरा, उपयुक्त प्रौद्योगिकी कौशल तथा संस्थागत नियोजन ढांचे को तैयार करने के लिए संसाधन विकास योजनाएं लागू करना। और अगला, क्षेत्रीय सर्वेक्षण के साथ मानचित्र बनाना तथा संसाधनों की गुणवत्ता एवं मात्रात्मक प्रवृत्तियों का अनुमान लगाना तथा मापना यानी माप करना। मेरे प्यारे बच्चों, ये हो गया इस प्रश्न का उत्तर। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर है, आर्थिक गतिविधि से आप क्या समझते हैं? आर्थिक गतिविधियों का वर्गीकरण प्रस्तुत कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न का उत्तर आप लोग यहाँ पर अच्छे से समझिएगा। प्रश्नोत्तर संख्या 3 अथवा वह सभी क्रियाएं जिनसे मनुष्य को धन प्राप्त होता है आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे खेती करना, नौकरी करना। आर्थिक क्रियाएं 3 प्रकार की होती हैं। खेती करने से यदि धन प्राप्त होता है तो ये आर्थिक क्रिया है। नौकरी करने से जो धन प्राप्त होता है तो इस प्रकार की क्रिया क्या है? आर्थिक क्रिया है। आर्थिक क्रियाएं 3 प्रकार की होती हैं। पहले नंबर पर है प्राथमिक आर्थिक क्रियाएं। प्रकृति के सहयोग से जो आर्थिक क्रियाएं की जाती हैं उन्हें प्राथमिक आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। जैसे खनन कार्य करना, कृषि कार्य करना और मत्स्य पालन आदि। ये कैसी आर्थिक क्रियाएं हैं? प्राथमिक आर्थिक क्रियाएं हैं, क्योंकि ये प्रकृति के सहयोग से होती हैं। दूसरे प्रकार की आर्थिक क्रियाएं हैं यहाँ पर द्वितीयक आर्थिक क्रियाएं। वह क्रियाएं हैं जो प्राकृतिक उत्पादों की सहायता से विभिन्न वस्तुओं का निर्माण करती हैं, उन्हें द्वितीयक आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। जैसे कपास से कपड़े बनाना, लकड़ी से कागज बनाना आदि। और तीसरे नंबर पर है यहाँ पर तृतीयक आर्थिक क्रियाएं कौन सी हैं? वह क्रियाएं जो किसी वस्तु का उत्पादन नहीं करती बल्कि प्राथमिक व द्वितीयक आर्थिक क्रियाओं के विकास में सहायता करती हैं, उन्हें तृतीयक आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। जैसे परिवहन के साधन, बैंक तथा बीमा कंपनियां आदि। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप देखोगे अगला प्रश्न जो है बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। चावल की खेती हेतु उपयुक्त भौगोलिक दशाओं की विवेचना कीजिए तथा भारत में किन्हीं 3 उत्पादन क्षेत्रों का उल्लेख कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? चलिए यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर आप बिल्कुल अच्छे से समझिएगा। प्रश्नोत्तर संख्या 4 का उत्तर, भारत में अधिकांश लोगों का खाद्यान्न क्या है? चावल है। आप सभी जानते हैं कि भारत में अधिकतर लोगों का खाद्यान्न क्या है? चावल है। चीन के बाद भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश है। चीन जो है भारत का यानी विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक देश है और दूसरे नंबर पर भारत का स्थान है। चावल एक खरीफ फसल है जिसे उगाने के लिए उच्च तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर और अधिक आर्द्रता 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में इसे सिंचाई करके उगाया जाता है। चावल उत्तर और उत्तर पूर्वी मैदानों, तटीय क्षेत्रों और डेल्टाई प्रदेशों में उगाया जाता है। नदी घाटियों और डेल्टा प्रदेशों में पाई जाने वाली जलोढ़ मिट्टी चावल के लिए आदर्श होती है। नहरों के जल और नलकूपों की सघनता के कारण पंजाब, हरियाणा,
पश्चिम उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ कम वर्षा वाले क्षेत्रों में चावल की फसल उगाना संभव हो पाया है। चावल जून जुलाई में दक्षिण पश्चिम मानसून पवनों के शुरू होने पर उगाया जाता है और पतझड़ की ऋतु में काटा जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न यहाँ पर है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए, तो एक बार ज़रूर शेयर कर दें आप लोग इस वीडियो को। मैंने आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है इस वीडियो को बनाने के लिए, यानी इन प्रश्नों का आंसर आपको बताने के लिए। तो आप लोगों का एक फ़र्ज है कि आप लोग वीडियो शेयर कर दें और लाइक कर दें। चलिए यहाँ पर अगला प्रश्न क्या है, धारणीयता का विषय विकास के लिए क्यों महत्वपूर्ण यानी आवश्यक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, आप लोग ध्यान दें यहाँ पर प्रश्नोत्तर संख्या 4 अथवा, इसका उत्तर आप लोग यहाँ पर समझिएगा। धारणीयता से अभिप्राय है, क्या अभिप्राय है, प्रश्नोत्तर संख्या 4 अथवा का उत्तर आप लोग ध्यान दें, सतत पोषणीय विकास अर्थात ऐसा विकास जो वर्तमान पीढ़ी तक ही सीमित ना रहे बल्कि आगे आने वाली पीढ़ी को भी मिले। वैज्ञानिकों का कहना है कि हम संसाधनों का जैसे प्रयोग कर रहे हैं उससे लगता है कि संसाधन शीघ्र समाप्त हो जाएंगे और आगे आने वाली पीढ़ी के लिए नहीं बचेंगे। यदि हमें विकास को धारणीय बनाना है अर्थात निरंतर जारी रखना है तो हमें संसाधनों का प्रयोग इस तरह से करना होगा जिससे विकास की प्रक्रिया निरंतर जारी रहे और भावी पीढ़ी के लिए संसाधन बचे रहें। मेरे प्यारे बच्चों, ये हो गया इस प्रश्न का उत्तर। चलिए अब बारी आती है, यहाँ पर आप देखेंगे वर्णनात्मक सेकंड टाइप के प्रश्न जो कि होंगे, आप देखेंगे 6 नंबर के, प्रत्येक प्रश्न आएगा 6 नंबर का और इन प्रश्नों का उत्तर आपको कितने शब्दों में लिखना होगा, 150 शब्दों में लिखना होगा। तो चलिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करके मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पर जैसे कि प्रश्न संख्या 5 है, लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी, जिम्मेदार और वैध सरकार का गठन करता है। मेरे प्यारे बच्चों, इसका उत्तर क्या होगा, प्रश्नोत्तर संख्या 5 आप लोग ध्यान दें, इसका उत्तर क्या होगा, लोकतांत्रिक व्यवस्था उत्तरदायी, जिम्मेवार और वैध सरकार का गठन करती है। निम्नलिखित तत्वों से इसे समझा जा सकता है। पहला तत्व क्या है, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव। सभी लोकतांत्रिक देशों में क्या होता है, एक निश्चित अवधि के बाद चुनाव कराए जाते हैं। ये चुनाव निष्पक्ष होते हैं। सभी दल स्वतंत्र रूप से अपने उम्मीदवारों को खड़ा करते हैं और मतदाता अपनी इच्छानुसार किसी को भी चुन सकते हैं। ये प्रतिनिधि जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं और जनता की इच्छा पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं। दूसरा है यहाँ पर कानूनों पर खुली चर्चा। लोकतांत्रिक देशों में क्या होता है, सरकार जो भी कानून बनाती है वह एक लंबी प्रक्रिया के बाद बनता है और उस पर पूरी बहस तथा विचार विमर्श किया जाता है, फिर उसे जनता के समक्ष रखा जाता है। इसलिए इस बात की संभावना होती है कि लोग उसके फैसलों को मानेंगे और वह ज्यादा प्रभावी भी होंगे। अगला है सूचना का अधिकार। लोकतांत्रिक देशों में क्या होता है, नागरिकों को सरकार तथा कामकाज के बारे में जानकारी पाने का अधिकार प्राप्त होता है। यदि कोई नागरिक यह जानना चाहे कि फैसले लेने में नियमों का पालन हुआ है या नहीं तो वह इसका पता कर सकता है। उसे यह ना सिर्फ जानने का अधिकार है बल्कि उसके पास इसके साधन भी उपलब्ध हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप समझेंगे लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक ऐसी सरकार का गठन होता है जो नियम और कानून को मानती है और लोगों के प्रति उत्तरदायी होती है। लोकतांत्रिक सरकार नागरिकों को निर्णय प्रक्रिया में हिस्सेदार बनाने और खुद को उनके प्रति जवाबदेह बनाने वाली कार्य
कार्यविधि भी विकसित कर लेती है। इस प्रकार क्या होता है, इस प्रकार लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था निश्चित रूप से अन्य शासनों से बेहतर है। यह वैध शासन व्यवस्था है, इसलिए पूरी दुनिया में लोकतंत्र के विकास के प्रति समर्थन का भाव है। मेरे प्यारे बच्चों, ये हो गया इस प्रश्न का उत्तर। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पर है मेरे प्यारे बच्चों। अथवा में प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था पर वैश्विक महामंदी के किन्हीं 4 परिणामों का उल्लेख कीजिए। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, आप लोग समझेंगे इस प्रश्न का उत्तर। प्रश्नोत्तर संख्या 5 अथवा। चलिए एक एक प्रश्न का उत्तर मैंने आपको बताने का जो है प्रयास किया है, तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। चलिए इसका उत्तर क्या होगा, भारतीय अर्थव्यवस्था पर महामंदी का क्या प्रभाव हुआ। 1929 ईस्वी में विश्वव्यापी मंदी का पश्चिमी देशों के साथ साथ उनके उपनिवेशों पर गंभीर प्रभाव पड़ा। भारतीय अर्थव्यवस्था भी इसके प्रभाव से अछूती नहीं रही। भारतीय अर्थव्यवस्था पर मंदी के प्रभाव का वितरण इस प्रकार है। पहला, व्यापारिक क्षेत्र पर आर्थिक महामंदी का क्या प्रभाव पड़ा। इस समय भारत के कृषि वस्तु निर्यातक देश था। भारत एक कृषि वस्तु निर्यातक देश था। यह तैयार माल दूसरे देशों से आयात करता था। आर्थिक मंदी में भारतीय व्यापारियों को प्रभावित किया। आर्थिक मंदी ने क्या किया, भारतीय व्यापारियों को प्रभावित किया। 1928 से 1934 के बीच भारत का आयात घटकर आधा रह गया था। अंतर्राष्ट्रीय बाजार की गिरती कीमतों का प्रभाव भारत पर भी पड़ा और यहाँ वस्तुओं की कीमतों में गिरावट आई। 1928 से 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमतों में 50% की गिरावट दर्ज की गई। और यहाँ पर आप देखेंगे किसानों की स्थिति में क्या प्रभाव पड़ा आर्थिक महामंदी का। किसानों की स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ा, ऐसे कृषि उत्पाद एवं निर्मित सामान जिनकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बहुत मांग थी, उनकी मांग में गिरावट दर्ज की गई। जूट और पटसन से बनी वस्तुओं की मांग घटने से उनका निर्यात बंद हो गया। मेरे प्यारे बच्चों, फलस्वरूप कच्चे पटसन की कीमतें 60% से अधिक गिर गई। ऐसे में जिन किसानों ने पटसन की कृषि हेतु ऋण यानी कर्ज लिए थे, उनकी स्थिति पर इसका बुरा प्रभाव पड़ा और वह पहले से अधिक कर्जदार हो गए। अगला है यहाँ पर शहरी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। मंदी का शहरी अर्थव्यवस्था पर अधिक प्रभाव इसलिए नहीं पड़ा क्योंकि वहाँ अधिकतर वेतनभोगी वर्ग के लोग रहते थे या फिर बड़े जमींदार वर्ग के लोग रहते थे जिन्हें भूमि का लगान प्राप्त होता था। राष्ट्रीय आंदोलन के प्रभाव के कारण ब्रिटिश सरकार ने उद्योगों की सुरक्षा हेतु सीमा शुल्क बढ़ा दिया था, जिससे उद्योगों को भी लाभ हुआ। सरकार द्वारा लगान कम न करने के कारण किसानों की स्थिति विपन्न हो गई। एक और क्या हुआ, किसानों को उनके उत्पादों की उचित कीमत नहीं मिल रही थी, तो दूसरी ओर उन पर लगान व ऋण का भारी बोझ था। इस तरह मंदी के कारण ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर भारी दबाव था। अगला है यहाँ पर वैश्वीकरण की प्रक्रिया का पुनर्जीवन। आर्थिक महामंदी के दौर से प्रभावित भारत बहुमूल्य धातुओं विशेषकर सोने का निर्यात करने लगा। अर्थशास्त्री कीन्स के अनुसार, कीन्स ने क्या कहा कि भारतीय सोने के निर्यात से भी वैश्विक अर्थव्यवस्था को पुनः जीवित करने में सहायता मिली। मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह से आपने देखा इस वायरल प्रश्न का उत्तर यानी वायरल प्रश्न का उत्तर। मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न यहाँ पर है जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस प्रश्न को तो आप अच्छे से तैयार कर लेंगे क्योंकि ये प्रश्न बिल्कुल आना तय है। फ्रांस की क्रांति के मुख्य कारण क्या थे? 6 नंबर का प्रश्न है। चलिए एक एक कारण को अच्छे से समझेंगे।
प्रश्नोत्तर संख्या 6 यहाँ पर 1789 ईस्वी में फ्रांस में क्रांति हुई, जिसके द्वारा वहां पर लुई वंश के शासन का अंत हुआ। 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति हुई थी और इस क्रांति के दौरान लुई वंश के शासक का क्या हो गया था, जो है लुई वंश के शासन का अंत हो गया और वहां पर लोकतंत्र की स्थापना की गई। इस क्रांति के प्रमुख कारण निम्नलिखित थे। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप देखेंगे पहला है अयोग्य शासक। फ्रांस की क्रांति का पहला कारण क्या था? अयोग्य शासक। फ्रांस की क्रांति के समय यहाँ पर लुई वंश का शासन था, जिसका शासन लुई 16वां था, यानी जिसका जो है क्या था, जिसका शासक कौन था? लुई 16वां था। वह एक अयोग्य, जिद्दी और अदूरदर्शी का कर्तव्यहीन शासक था। यहाँ पर शासक होगा। वह सुधारों का पक्षधर नहीं था, बल्कि अपनी निरंकुशता को कायम रखना चाहता था। इस कारण जनता उसके विरुद्ध हो गई और क्या हुआ? जनता जब उसके विरुद्ध हो गई तो हो गई फ्रांस की क्रांति। फ्रांस की क्रांति का दूसरा कारण था मध्यम वर्ग। यहाँ पर औद्योगिक क्रांति होने के कारण मध्यम वर्ग का उदय हो गया था, जिसमें छोटे उद्योगपति, डॉक्टर, वकील, अध्यापक और निम्न पदों पर कार्य करने वाले अधिकारी आते थे। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर ध्यान दें आप लोग, यह वर्ग नवीन विचारों और राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत था और लोकतंत्र का पक्षधर और निरंकुश राजशाही का विरोधी था। अतः जब जनता राजशाही के विरुद्ध हुई तो इसने उनका पूर्ण समर्थन किया। मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह से मध्यम वर्ग भी कहीं न कहीं फ्रांस की क्रांति के लिए प्रमुख रूप से उत्तरदायी है। अगला है यहाँ पर आम जनता की दयनीय स्थिति। इस समय शासक उच्च वर्ग और कुलीन वर्ग जहां विलासिता पूर्ण जीवन व्यतीत कर रहा था, वहीं आम जनता की स्थिति दयनीय थी तथा लोग रोजी रोटी को तरस रहे थे। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। मेरे प्यारे बच्चों, फ्रांस की क्रांति का अगला कारण क्या था? मजदूर वर्ग की दुर्दशा। इस समय फ्रांस में जो उद्योग स्थापित हुए थे, उनमें मजदूरों के कार्य करने के लिए स्वास्थ्यवर्धक परिस्थितियां नहीं थी। उनके काम के घंटे निश्चित नहीं थे। 8 घंटा काम करना है या 5 घंटा, इसका कोई समय निश्चित नहीं था। न ही इन्हें उचित वेतन मिलता था। यदि कोई मजदूर किसी दुर्घटना का शिकार हो जाता था तो उद्योगपति उसे मुआवजा भी नहीं देते थे। इस कारण इस वर्ग में असंतोष था। मौका आते ही यह वर्ग क्रांति का पक्ष भी लेने लगा। फ्रांस की क्रांति का अगला कारण क्या था? दार्शनिकों का प्रभाव। इस समय जो दार्शनिक वर्ग उदित हुआ, उसने जनता को प्रशासन की दुर्दशा, न्याय व्यवस्था की कमियों व फ्रांसीसी समाज की बुराइयों से अवगत करवाया। इन्होंने जनता में क्रांतिकारी भावनाओं का संचार किया, जिस कारण जनता क्रांति करने के लिए अग्रसर हो गई। फ्रांस की क्रांति का अगला कारण क्या था? स्वतंत्रता पर प्रतिबंध। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर इसके अंतर्गत क्या लिखा जाएगा कि इस समय फ्रांसीसी सरकार ने लोगों की स्वतंत्रता पर कई प्रकार के प्रतिबंध लगा रखे थे। यहाँ तक कि उनके धार्मिक विश्वासों पर भी प्रतिबंध लगे हुए थे। फ्रांस में प्रोटेस्टेंट धर्मावलंबियों पर अत्याचार होते थे। इस पर सरकार ने न्याय व स्वतंत्रता की अवहेलना करते हुए लेत्र द कासे यानी बिना कारण बताए कैद के आदेश पत्र जारी करके स्थिति को और भी भयानक बना दिया, जिससे जनता में असंतोष की भावना जागृत हो गई और वह क्रांति के मार्ग पर बढ़ गई। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप देखेंगे अगला प्रश्न जो कि 6 अथवा है। यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है यह। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न यहाँ पर आप लोग ध्यान दें।
भारत में संघीय शासन की विशेषताओं की विवेचना कीजिए। चलिए यहाँ पर प्रश्नोत्तर संख्या 6 अथवा आप लोग यहाँ पर देखेंगे इस प्रश्न का उत्तर। स्वतंत्रता के बाद भारतीय संविधान ने भारत को राज्यों का संघ घोषित किया। इनमें या इसमें संघ शब्द नहीं आया, पर भारतीय संघ का गठन संघीय शासन व्यवस्था के सिद्धांत पर हुआ। भारतीय संघात्मक शासन की कुछ प्रमुख विशेषताएं अग्रलिखित हैं। पहली विशेषता है दो स्तरीय शासन व्यवस्था, यानी भारतीय संघात्मक शासन की पहली विशेषता क्या है? दो स्तरीय शासन व्यवस्था। संविधान ने दो स्तरीय शासन व्यवस्था का प्रावधान किया था। संघ सरकार और राज्य सरकारें, बाद में पंचायतों और नगर पालिकाओं के रूप में संघीय शासन का तीसरा स्तर भी जोड़ा गया। अगली विशेषता है शक्तियों का बंटवारा। संविधान में केंद्र और राज्य सरकारों के विधायी अधिकारों को 3 हिस्सों में बांटा गया। संघ सूची में राष्ट्रीय महत्व के विषय रखे गए, जिन पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? केंद्र सरकार को है। और राज्य सूची में कम महत्व के विषय थे, जिन पर राज्य सरकार कानून बना सकती है। समवर्ती सूची पर राज्य और केंद्र दोनों कानून बना सकते हैं, किंतु टकराव की स्थिति में केंद्र का कानून मान्य होगा। अगला है यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, कठोर संविधान। अगली हेडिंग क्या है? कठोर संविधान। हमारे संविधान में केंद्र व राज्य के बीच सत्ता का बंटवारा लिखित रूप से किया गया है। इसमें परिवर्तन करना आसान नहीं है। इसके लिए संसद के दोनों सदनों के यानी दोनों सदनों में क्या होगा? 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास करके कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं से उसे क्या करना होगा? 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास करके कम से कम क्या करना होगा? जो है आधे राज्यों की विधानसभाओं से उसे मंजूर कराया जाता है। और इस प्रकार कठोर संविधान संघात्मक शासन की प्रमुख विशेषता है। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखेंगे अगली हेडिंग है, आप सभी लोग ध्यान दें, शक्तिशाली न्यायपालिका। तो संघात्मक संविधान में, संघात्मक शासन में न्यायपालिका की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय, यहाँ पर ध्यान दें आप लोग, भारत में शक्तियों के बंटवारे और संबंधित विवाद होने की स्थिति में फैसला उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में ही होता है। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान दीजिएगा, आप जो है यहाँ पर आगे क्या हो जाएगा? मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर अगली हेडिंग क्या है? आप लोग ध्यान दें, शक्तिशाली न्यायपालिका। संघात्मक शासन में न्यायपालिका की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। भारत में शक्तियों के बंटवारे से संबंधित कोई विवाद होने की स्थिति में फैसला उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में ही होता है। अगली हेडिंग है भारतीय संघात्मक शासन व्यवस्था की। यहाँ पर वित्तीय स्वायत्तता। सरकार चलाने और अपनी जिम्मेदारियां निभाने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को कर लगाने, राजस्व उगाहने और राजस्व और संसद यानी संसाधन जमा करने का अधिकार है। राज्य सरकारों को वित्तीय स्वायत्तता प्राप्त है। मेरे प्यारे बच्चों, अगला जो है यहाँ पर आप देखेंगे, अगला बिंदु है एकीकृत न्यायपालिका। भारत में संघात्मक शासन के कारण केंद्र और राज्य सरकारों की अलग अलग कार्यपालिका और व्यवस्थापिका है, किंतु न्यायपालिका दोनों के लिए एक ही है। ऐसा इसलिए किया गया है जिससे केंद्र व राज्यों के झगड़ों का निपटारा किया जा सके। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान दें, यहाँ पर अगला है, यहाँ पर राज्यों के अपने संविधान नहीं है। तो यहाँ पर इसका उत्तर यानी इसके अंतर्गत क्या लिखना है आपको? भारतीय संघ के सारे राज्यों को बराबर अधिकार नहीं है। भारत के राज्यों के अपने संविधान भी नहीं है। भारतीय संघात्मक शासन की अगली विशेषता है केंद्रीकृत संघवाद। भारतीय संघात्मक शासन अन्य देशों के शासन से भिन्न है। भारत में दो
प्रकार की सरकारें होते हुए भी केंद्र को शक्तिशाली बनाया गया है। केंद्र को अधिकार दिए गए हैं, इसलिए भारतीय संघ को केंद्रीकृत या एकीकृत संघवाद कहा जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी ने देखा कि भारतीय संघात्मक शासन की विशेषताएं क्या हैं। आप लोग इस प्रश्न का आंसर बिल्कुल अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है मृदा अपरदन क्या है। भारत में प्रचलित मृदा अपरदन के प्रमुख प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्नोत्तर संख्या 7 का बिल्कुल आसान सा उत्तर है। आप लोग इसका आंसर बिल्कुल अच्छे से समझिएगा। जल तथा पवन जैसी प्राकृतिक शक्तियों द्वारा भूमि की ऊपरी परत के तेजी से कटाव को मृदा अपरदन कहते हैं। जब भूमि की ऊपरी परत कट कर किसके द्वारा, जल के द्वारा या वायु के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर उड़कर पहुंच जाती है या किसी भी माध्यम से पहुंच जाती है, जल के द्वारा, वायु के द्वारा, तो उसे क्या कहते हैं, मृदा अपरदन कहते हैं। प्रायः मृदा के बनने और उसके अपरदन की प्रक्रिया साथ साथ चलती है तथा दोनों में संतुलन होता है। प्राथमिक तथा मानवीय कारकों द्वारा यह संतुलन बिगड़ जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। जब भी आप यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान दें क्या कि जब क्या होता है, दोनों में संतुलन होता है, प्राकृतिक तथा मानवीय कारकों द्वारा यह संतुलन बिगड़ जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, मृदा अपरदन के प्रचलित भाग या प्रचलित प्रकार कौन कौन से हैं भारत में। अवनालिका अपरदन, ये क्या है, मृदा के अधिक अपरदन के साथ छोटी नदियां गहरी तथा बड़ी हो जाती हैं और अंततः अवनालिकाओं में परिवर्तित हो जाती हैं। अवनालिका अपरदन का प्रमुख कारण है वनस्पति का नष्ट होना, विशेष रूप से पेड़ों का कटना जिनकी जड़ें मिट्टी को बांधे रखती हैं। अवनालिकाएं कृषि भूमि का कटाव कर देती हैं तथा पूरा, यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान दें, पूरा जो है यहाँ पर क्या होता है, क्षेत्र उत्खात भूमि में बदल जाता है। अवनालिकाएं कृषि भूमि का कटाव कर देती हैं। अवनालिका अपरदन बीहड़ खाड्डों के निर्माण के लिए भी उत्तरदायी है। मेरे प्यारे बच्चों, दूसरे प्रकार का अपरदन है चादर अपरदन। जब मृदा की ऊपरी परत एक बड़े क्षेत्र में बहते हुए जल के द्वारा बहा दी जाती है तो उसे चादर अपरदन कहते हैं। यदि अपरदन बिना रुके काफी समय तक होता रहे तो छोटी उंगली के आकार की नालियां विकसित हो जाती हैं जो कुछ सेमी गहरी होती हैं और समय के साथ साथ इन नालियों की संख्या बढ़ती जाती है तथा ये गहरी और चौड़ी हो जाती हैं और पेड़ की शाखाओं तथा तनों के समान लगने लगती हैं। इसे छोटी नदी अपरदन भी कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न यहाँ पर आप देखेंगे, प्रश्नोत्तर संख्या 7 अथवा अलौह खनिज किन्हें कहते हैं। अलौह खनिजों में किन किन खनिजों को शामिल किया। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर प्रश्नोत्तर संख्या 7 का अथवा क्या होगा, अलौह खनिज में लोहे का अंश नहीं होता है, बहुत कम होता है। या तो लोहे का अंश होगा तो होगा या फिर बिल्कुल ना के बराबर होगा। जैसे कि सोना है, चांदी है, प्लेटिनम है, तांबा है, टिन है, जिंक है, सीसा, जस्ता आदि, ये सब क्या हैं, अलौह खनिज के उदाहरण हैं। अलौह खनिजों में तांबा, बॉक्साइट, सीसा और सोना आते हैं। भारत में अलौह खनिजों की संचित राशि व उत्पादन अधिक संतोषजनक नहीं है। भारत में तांबे के भंडार व उत्पादन न्यून है। ताप का सुचालक होने के कारण तांबे का उपयोग मुख्यतः बिजली के तार बनाने, इलेक्ट्रॉनिक्स और रसायन उपयोगों में किया जाता है। मध्य प्रदेश की बालघाट खाद्यान्नें देश का लगभग 52% तांबा उत्पादन करती हैं और झारखंड का सिंहभूम तथा राजस्थान की खेतड़ी खाद्यान्नें भी तांबे के लिए प्रसिद्ध थी। एल्यूमिनियम बॉक्साइट से प्राप्त होता है। यह एक महत्वपूर्ण धातु है क्योंकि यह लोहे जैसी शक्ति के साथ साथ अत्यधिक हल्का एवं सुचालक भी होता है। भारत में बॉक्साइट के निक्षेप मुख्यतः अमरकंटक पठार, मैकाले पहाड़ियों
और तथा बिलासपुर कटनी के पठारी प्रदेशों में पाए जाते हैं। ओडिशा भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादन राज्य है। यहाँ कोरापुट जिले में पंचपतमाली निक्षेप राज्य के सबसे महत्वपूर्ण बॉक्साइट निक्षेप रहते हैं। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, मानव विकास सूचकांक को परिभाषित कीजिए। मानव विकास के घटकों का वर्णन कीजिए। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर इसका उत्तर आप बिल्कुल अच्छे से समझिएगा। मानव विकास सूचकांक एक ऐसा मापदंड है जिसके द्वारा विश्व के विभिन्न देशों का सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में उपलब्धियों के आधार पर स्थान निर्धारित किया जाता है। इस मापदंड द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ विभिन्न देशों की तुलनात्मक प्रगति का ज्ञान प्राप्त करने में सफल हुआ। ऐसा इसलिए किया गया जिससे कुछ ऐसे देशों की सहायता की जा सके जो उनके विकास के लिए आवश्यक हैं। और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने 1990 में अपनी प्रथम मानव विकास रिपोर्ट में मानव विकास सूचकांक का प्रयोग किया ताकि विश्व के विभिन्न देशों की सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में उपलब्धियों को आंका जा सके। चलिए पहला है दीर्घ आयु। मानव विकास सूचकांक के अनुसार जिन देशों में जीवन प्रत्याशा अधिक होगी उन्हें विकसित देश माना जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, इसमें केवल दीर्घ आयु ही शामिल नहीं है बल्कि एक अच्छा व स्वस्थ जीवन भी विकास के लिए जरूरी है। शारीरिक व मानसिक रूप से स्वतंत्र व्यक्ति देश के विकास के लिए काम कर सकता है। अगला है शिक्षा अथवा ज्ञान। किसी देश में जितने अधिक लोग साक्षर होंगे उस देश के विकास का स्तर भी उतना ही अधिक ऊंचा होगा। एक साक्षर व्यक्ति देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। अगला है जीवन स्तर। जिस देश के लोगों की प्रति व्यक्ति आय अधिक होगी वह देश विकास की श्रेणी में उच्च स्तर पर गिना जाएगा, क्योंकि ऐसे देश में लोग न केवल अपनी आवश्यकताओं को ही पूरा करेंगे बल्कि एक अच्छा जीवन स्तर बनाएंगे जो विकास के लिए जरूरी है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने विश्व के 173 देशों का मानव विकास सूचकांक के आधार पर मूल्यांकन किया। इस आधार पर 53 देशों को क्या कर दिया था? 53 देशों को उच्च मानव विकास की श्रेणी में, 84 देशों को मूल्यांकन 84 देशों को क्या किया? मध्यम श्रेणी में तथा 26 देशों को निम्न श्रेणी में रखा गया। भारत इस सूची में 126वें स्थान पर है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न यहाँ पर है, भारत के विदेशी व्यापार में किन्हीं 3 विशेषताओं को बताइए। यहाँ पर इसका उत्तर आप समझेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 8 अथवा प्राकृतिक संसाधनों का पूर्ण उपयोग। एक देश ऐसे उद्योगों की स्थापना एवं संचालन करता है जिससे उसे अधिकतम तुलनात्मक लाभ प्राप्त होता है और उसे बाजार यानी देश में वह अपनी उत्पादित वस्तुओं को बेचता है जहां उसे वस्तुओं का सबसे अधिक मूल्य मिलता है। फलस्वरूप वह उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग करता है। दूसरा, औद्योगिकीकरण को प्रोत्साहन। विदेशी व्यापार के माध्यम से देश में उद्योग धंधों को विकसित करने के लिए आवश्यक उपकरण, कच्चा माल व तकनीकी ज्ञान सरलता से उपलब्ध हो जाते हैं। फलतः देश में औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन मिलता है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एवं सद्भावना में वृद्धि। विदेश व्यापार के फलस्वरूप विभिन्न देशों की नागरिक एक दूसरे के संपर्क में आते हैं और एक दूसरे के विचारों एवं दृष्टिकोण से परिचित होते हैं। फलस्वरूप क्या होता है? सांस्कृतिक सहयोग एवं परस्पर विकास में वृद्धि
होती है। मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह से आपको मैंने एक एक प्रश्न का उत्तर बताया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप देखेंगे मानचित्र से संबंधित प्रश्न इस तरह के आएंगे। मानचित्र से संबंधित प्रश्न कुल 10 नंबर के आएंगे। आप कमेंट करोगे तो मैं इनको भी सॉल्व करा दूंगा, मानचित्र में भरकर बता दूंगा। आप लोग कमेंट करेंगे तो आप इस वायरल मॉडल पेपर को जरूर तैयार कर लें, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आना बिल्कुल तय है। जय हिंद।